हाँ जी, आवाज आ रही है। आवाज बताइए आप लोग। आवाज बताइए जी। नाथ, सचिन, ट्विंकल, मोहित, नमस्ते जी सभी को। आवाज आ रही है? आवाज बताइए। आवाज आ रही है? आवाज आवाज बताइए जी। क्लियर है आवाज? यस, वॉइस इज क्लियर जी। चलो जुड़िए, बाकी लोग भी। अभी फिर चलते हैं, शुरू करते हैं जी। राज, आफ्टरनून। तो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत चल रहे थे जी। सचिन, जय हिंद। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत चल रहे थे हमारे। ठीक है जी। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, आपको पता है? हमने अभिलेख पढ़ लिए स्रोत के आधार पर जी। जीत एंड नेहा, मैं मस्त हूं। आप बताइए, सब लोग मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपना पढ़ते रहो। हमने अभिलेख पढ़ लिए, हमने सिक्के पढ़ लिए। ठीक है जी। अभिलेख, सिक्के हम पढ़ चुके हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत के आधार पर। और आज हम जानेंगे जी, आज हम मृदभांड के बारे में जान। जी हाँ, मृदभांड के बारे में जानेंगे। देखो, मृदभांड से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है, तो एक छोटा सा डायग्राम सा बनाऊंगा, उसी में इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो आपकी चित्रकला और मूर्ति कला जो भी है, और आपकी स्थापत्य है, वो शासक के साथ ही पढ़ेंगे हम। सीधा फिर हम जंप करेंगे साहित्यिक स्रोत पर। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम टाइप बना रहा हूं मृदभांड का, जो उससे संबंधित कुछ पॉइंट है वो लिखवा दूंगा। बाकी आगे चलते हैं फिर। ठीक है। पढ़ तो रहे ना आप? रिवीजन कर रहे हैं ना आप लोग? रिवीजन तो कर रहे हैं ना आप लोग जी? ये ऐसा है, सिर्फ क्लासली रिवीजन का कोई मतलब नहीं है। रिवीजन तो कर पा रहे हैं ना आप लोग सभी, या नहीं कर रहे रिवीजन आप लोग? बताइए। क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा भाई। रिवीजन करोगे जब कुछ हो पाएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो जो हमारे पुरातात्विक साहित्य, आपका साहित्य थे, उसमें आपका मृदभांड है। आज हम मृदभांड जानेंगे थोड़ा सा। पोट्री यानी बर्तन वगैरह जो है। ठीक है जी। बस आप रिवीजन करते रहो भाई, और अपना मेहनत करते रहो तरीके से। जितना याद होगा, इतना रिवीजन होगा, उतना ही आपको फायदा होगा। ठीक है जी। देखो, यदि हम मृदभांड की बात करें, तो एक व्यक्ति है, उसका नाम है फेलेंडर्स पैत्री। उसका नाम है फेलेंडर्स पैत्री। उसने यहां से क्वेश्चन पूछता है कि मृदभांडों को किसने वर्णमाला कहा है, पुरातात्विक वर्णमाला। तो एक व्यक्ति है फेलेंडर्स पैत्री, मैं लिखवाऊंगा, उसने कहा है इनको पुरातत्व की वर्णमाला। पुरातत्व की वर्णमाला इसलिए कहा है क्योंकि मृदभांडों से हमें काफी जानकारियां मिलती हैं। ठीक है जी। और जो हमें मृदभांड मिले हैं, जो हमें पोट्री मिली है, जो मृदभांड मिले हैं, इनको कलर के आधार पर, इनके रंगों के आधार पर इन्हें नाम दिए गए हैं। जैसे ओसीपी, पीआरबी, पीजीबीडब्ल्यू। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म दे देता है, इनका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। कभी कभी आपने देखा होगा, यदि आप किसी इतिहास की किताब को पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं इतिहास का, तो ऐसी पीजीडब्ल्यू, पीआर, ऐसे शॉर्ट में होता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता भी है क्या ये। ठीक है। तो मैं आपको इनका सारा डायग्राम के तहत बताऊंगा। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसमें क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं बनते यहां से। ठीक है, वनडे के आधार पर। तो इसको हम पहले चार भागों में बांटेंगे मृदभांड को। ठीक है जी। चार भागों में बांटेंगे मृदभांड को। पहला है ओसीपी। ओसीपी, इसका फुल फॉर्म है ओचर कलर्ड पोट्री। ओ सी एच ई आर ई, ओचर, सी ओ एल ओ यू आर ई डी,
POTTERY, ठीक है जी। यहाँ ये आएगा, गलती से वो लिख दिया मैंने ERY, ठीक है जी। ERY, इसको हिंदी में बोलते हैं भैया गैरिक मृदभांड। गैरिक मृदभांड, इसके रंग के आधार पर गैरिक मृदभांड, ठीक है जी। इसको गैरिक मृदभांड बोलते हैं हिंदी में। दूसरा BRW, BRW, BRW। अब इस डायग्राम को बनाए, फिर आपको समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। इसको बोलेंगे ब्लैक एंड रेड बेयर, यानी कि काला लाल मृदभांड, ठीक है जी। इसको बोलेंगे हम, इसको काला लाल। अच्छा, साइड में ज्यादा ना लिखूं, चलो कोई नहीं, इतना साइड में भी नहीं है। लो जी, हो गया ये, ठीक है जी। अब दिख रहा है जी? जी राज, अब दिख रहा है? तो इसको बोलेंगे काला और लाल मृदभांड। अगला है PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। PGW यानी पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है जी। तो जो आपका पेंटेड ग्रे वेयर, हिंदी में बोलते हैं इसको चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है जी। तो आपके 3 हो गए ना, ये 3 हो गए आपके। आपका OCP होगा BRW PGW, एक और है जी आशुतोष, राम राम जी, राम राम, ठीक है जी। तो आपका चौथा हो रहा है, इसको बोलते हैं NBPW, 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 और इसका फुल फॉर्म है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NORTHERN, नॉर्थन ब्लैक, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर काले चमकदार मृदभांड। उत्तरी काले चमकदार चमकदार मृदभांड, ठीक है जी। तो इनको रंगों के आधार पर, जो मृदभांड है इनका रंगों के आधार पर इनको नाम दिया गया है। कभी कभी इनका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि भाई, हाँ जी बिल्कुल पता चलता है मोहित, बिल्कुल पता चलता है। बोगज कोई, भाई एक बात बताओ तुम, मैंने जो आपको बोगज कोई अभिलेख बताया था, मैंने एक बात बताई थी आपको, इसमें 4 वैदिक देवताओं का जिक्र है, इंद्र, मित्र, नासत्य और अश्वनी कुमार जो है।
इंद्रमित्र वरुण और अनासत्य अश्विनी कुमार है। तो भैया वैदिक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, थोड़ा दिमाग भी तो लगाया करो कभी कुछ। ठीक है जी। जी, वो आर्यों से संबंधित तो बात है उसमें, तो पता चलता है जी बिल्कुल बोगज कोई से। जी आशुतोष, हाँ जी बिल्कुल, इसको पढ़िए आप, हो जाएगा। जी आशुतोष जी, हाँ जी बिल्कुल, मेरी क्लास से हिस्ट्री, इसको रिवीजन कीजिए। कोई बात समझे मुझसे पूछिए। अरे भाई बहुत सारी चीज आपको नहीं मिलेंगी भाई इसमें जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आप, जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा भी है। ठीक है भाई, ठीक है मोहित, ओके। हाँ तो अगर बात करें एनबीपीडब्ल्यू, तो भैया नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर, उत्तरी काले चमकदार मृदभांड। ठीक है जी। दूसरा आपका ओसीपी, कलर्ड, ओचर कलर्ड पोइट्री, यानी गैरिक मृदभांड बोलते हैं इनको हिंदी में। बीआरडब्ल्यू ब्लैक एंड रेड वेयर, काला लाल मृदभांड। और आपका पीजीडब्ल्यू, आपका पेंटेड ग्रे वेयर, यानी चित्रित धूसर, धूसरे कलर होता मृदभांड। ठीक है, पहले तो इनकी बात हुई। अब पहली बात करते हैं हम, यहां से क्वेश्चन पूछता है इनकी खोज सबसे पहले कहां हुई थी, आपका एनबीपीडब्ल्यू, ऐसी शॉर्ट में लिख रहा हूं। इनकी खोज, अगर खोज की बात करें तो एक स्थान आपने सुना होगा तक्षशिला, तो उसमें लिखना सबसे पहले, सबसे पहले ये तक्षशिला से प्राप्त किए गए, तक्षशिला से प्राप्त किए गए, प्राप्त किए गए, किए गए। ठीक है जी, तो ये तक्षशिला से प्राप्त किए गए थे सबसे पहले। और इनकी खास बात और है, इसमें लिखना ये सभी मृत भांडों में, ये सभी मृत भांडों में सबसे अच्छे या सर्वश्रेष्ठ, सभी मृत भांडों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये सभी मृत भांडों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके व्यापार का, जब सबसे अच्छे तो व्यापार भी होता था इनका, इनके व्यापार का मुख्य केंद्र कौशाम्बी था। क्वेश्चन पूछा गया यहां से, कौशाम्बी था, कौशाम्बी था। तो सभी मृत भांडों में सबसे सर्वश्रेष्ठ तो है आपका, बाकी इनके व्यापार का जो मुख्य केंद्र था आपका कौशाम्बी था। ठीक है जी, व्यापार का मुख्य केंद्र कौशाम्बी था, जिसका उत्खनन, यानी कौशाम्बी का, जिसका उत्खनन बोले तो खुदाई कार्य, जिसका उत्खनन, पूछ लेता है कि कौशाम्बी का उत्खनन किसने कराया था, उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो पूछ लेता है। इसका उत्खनन जी आर शर्मा ने किया था, जी आर शर्मा, जी आर शर्मा ने किया था, शर्मा ने किया था। ठीक है जी, चलो तो हम बात करते हैं जो उत्तरे काले या आपके मृदभांड हैं। ठीक है जी, जो आपके उत्तरी काले मृदभांड हैं, ठीक है जी, तो इनकी बात की हमने। ठीक है जी, तो इनको नॉर्थर्न ब्लैक पोलिस बेरे, उत्तरी काले मृदभांड कहा जाता है। सबसे पहले तक्षशिला से मिले थे और ये सभी प्रकार के मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके व्यापार का मुख्य केंद्र कौशाम्बी था, जिसका उत्खनन कार्य जी आर शर्मा ने कराया। और पुरातात्विक जो स्रोत के माध्यम में आपका प्रमुख स्थान रखते हैं, यहां से इतिहास का पता चलता है। ठीक है जी, पहली बात तो ये हो गई। अब बात करते हैं हम ओसीपी की, ओसीपी, उसका थोड़ा,
ठीक है जी। अब बात ओसीपी की करते हैं, इसकी बात करते हैं थोड़ा, 2-4 पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में जिससे संबंधित है। ठीक है जी। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो एक क्षेत्र पड़ता है बिसोली बदायूं में और एक क्षेत्र है राजपुरुषपुर बिजनौर में। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम इसकी खोज की। अगर इसकी खोज की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे हम यहीं पर, इसमें लिखिए बिसोली, जो आपका बदायूं में आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बदायूं आपने सुना होगा। ठीक है, और एक क्षेत्र है आपका राजपुरुषपुर, राजपुरुषपुर, ये आपका बिजनौर में पड़ता है मेरे भाई, ये आपका बिजनौर में है, बिजनौर, और ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है बिजनौर, आपको पता होगा। ठीक है जी। तो अगर खोज की बात करें, सबसे पहले इनकी खोज की गई थी बिसोली में जो बदायूं में है, दूसरा आपका परसपुर जो आपका बिजनौर में पड़ता है। ठीक है, बिजनौर में पड़ता है। और यदि मैं इनके नामकरण की बात करूं, जो इनका नामकरण हुआ, इनका नामकरण पूछता, बहुत ज्यादा पूछता है ऐसे क्वेश्चन कि ओसीपी का नामकरण कहां हुआ, तो भैया क्षेत्र है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, ये भी आपका यूपी में है। तो इसका नामकरण जो हुआ था वो आपका हस्तिनापुर में हुआ था, ओसीपी का। ठीक है जी। अब यहां से एक पॉइंट और लिखना, खोज तथा नामकरण, खोज भी, खोज तथा नामकरण दोनों किसने किए? एक व्यक्ति था बीबी लाल, बीबी लाल ने किया, बीबी लाल ने किया। ठीक है जी। खोज भी उन्होंने की थी, खोज आपकी बिसोली बदायूं राजपुरुषपुर में की गई थी, जबकि नामकरण इसका हस्तिनापुर में। बार बार क्वेश्चन पूछता है यहां से कि ओसीपी का नामकरण कहां हुआ, तो भैया ओसीपी का नामकरण जो हुआ था वो आपका हस्तिनापुर में हुआ था। और एक किसने किया था? एक व्यक्ति था बीबी लाल, उसने किया था। ठीक है जी। अगर हम बात करें अब काले और लाल मृदभांड की, ब्लैक एंड रेड बेयर की, BRBW, तो हम इसकी खोज की बात करें तो 1960 के दशक में हुई थी। तो यदि हम इसकी खोज की बात करें, यदि हम इसकी खोज की बात करें, खोज 1960 के दशक में, ठीक है जी। एक क्षेत्र है अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा नाम सुना होगा आपने, कहां पर है भाई ये पता है? ये वाला अंतरजी खेड़ा जानते हो जी? पता है अंतरजी खेड़ा का किस जगह है जी? उत्तर प्रदेश में भाई, एटा में, एटा एक क्षेत्र है वहां पर है। ठीक है, तो खोज इसकी अंतरजी खेड़ा में हुई थी, जो आपका उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। अंतरजी खेड़ा यूपी में एक क्षेत्र है, एटा वहां पड़ता है। और इसकी खास बात एक और लिखना, यह ओसीपी, यानी जो हमने पहला वाला मृदभांड पढ़ा है ओसीपी, और आपका पीजीडब्ल्यू, दोनों के बीच की, दोनों के बीच का पड़ता है, इन दोनों के बीच की संस्कृति की मानी जाती है इसको। ठीक है जी। ये ओसीपी और पीजीडब्ल्यू के बीच का मृदभांड है, यानी इसके बीच के समय का, या बीच की संस्कृति है। ठीक है जी। तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा आपके आधार पर वनडे के हिसाब से, या फिर आप समीक्षा पमीक्षा तक भी, यहां कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम इसकी नंबर 4 की, धूसर कलर का, और इस पर चित्र बने हैं, चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है जी। इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, इसकी खोज पूछता है कहां पर हुई थी? बरेली में एक स्थान है अहिछत्र, उसमें लिखेंगे खोज अहिछत्र, अहिछत्र ये आपका बरेली में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के आसपास ही। तो भैया इसकी खोज यहां की गई थी, अहिछत्र बरेली में। ठीक है जी। किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा, बी लाल के द्वारा।
लाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है जी, तो इसके बेसिक बातें हो गई। जो पूछता है, जो आपका मृदभांड है, तो उसके एक बार फिर देख लेते हैं चारों को एक साथ। ठीक है जी जी। हाँ तो कोई बात नहीं, नोट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेना। वीडियो जब चाहो जब नोट कर सकते हो। ठीक है जी। 1960 का दशक, बब्बन कुमार 1960 का दशक लिखा है। ठीक है जी, अभी का फिर समझिए आप। देखो जो हमारे मृदभांड हैं, उनको हमने उनके कलर के आधार पर 4 भागों में बांटा है। अभी कुछ इससे संबंध में आपको पॉइंट लिखवाऊंगा शॉर्ट में, और आपका मैंने फुल फॉर्म लिखवाया, उसका हिंदी इंग्लिश में दोनों बताया। एक बार फिर समझिए। पहले आपके एनबीपीडब्ल्यू, ठीक है जी, एनबीपीडब्ल्यू यानी नॉर्थन ब्लैक पोलिस वेयर, इनके कलर के आधार पर नाम रखा गया है इनका। ठीक है जी, यानी उत्तरी काले चमकदार मृदभांड खोज किसने की? सबसे पहले तक्षशिला में खोजे गए थे, और ये सभी मृदभांडों में सबसे अच्छे हैं, और इनके व्यापार का मुख्य केंद्र कोसांबी था। इनको बीबी लाल ने खोज किया, नामकरण भी इनका बीबी लाल ने किया था। ठीक है जी, लेकिन नामकरण इनका मैं लिख दिया आपको, चलो एक बार बता देता हूं नीचे। ये रहा, ये रहा। ठीक है जी, उत्खनन जी आर शर्मा ने किया था इनका। ठीक है, ये बीबीलाल वाला है, सॉरी, हाँ यहाँ कहाँ थे हम जी। तो यही बुरा मान जाता है बोर्ड भी। फिर आपका ओसीपी यानी औचर कलर पोइट्री, गैरिक मृदभांड, ये इनके रंग के आधार पर गैरिक मृदभांड, आपको पता गैरिक खोज इनकी बिसोली में हुई, बंदायूं में, और आपका बिजनौर में, और नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। दोनों काम बीबी लाल ने किए थे। ठीक है जी। बीआरडब्ल्यू ब्लैक एंड रेड वेयर, काला लाल मृदभांड। ठीक है, काला लाल मृदभांड 1960 के दशक में अंतरजी खेड़ा में, एटा में, और ये ओसीपी और पीजीडब्ल्यू के बीच का मृदभांड है। ये आपका पीजीडब्ल्यू है, ये आपका पेंटेड ग्रे वेयर चित्रित धूसर मृदभांड, ये आपका यही क्षेत्र में खोजे गए थे बीबी लाल के द्वारा। ठीक है, तो बात पीजीडब्ल्यू का जूम करूं भाई? लो जूम पीजीडब्ल्यू का, ये लो जी जूम। ठीक है, अब कहो तो दिखा दो इनको, दिखाऊं इनको आपको, इनके चित्र आपको जी, एक विजन और क्लियर होगा, एक आपके दिमाग पर छप जाएंगे। अच्छा ये पीजीडब्ल्यू है, बीआरबीडब्ल्यू है, दिखाऊं? देखना चाहोगे चित्र? बताइए, इनके चित्र देखना चाहोगे आप लोग? जस्ट मिनट वेट कीजिए। यहां तक कोई दिक्कत भाई? आपको दिखाता हूं, ठीक है, एक बार इनके चित्र देख लीजिए आप। अभी दिखाता हूं, वेट कीजिए, एक पेज छोड़ दो मनोज, अभी बस एक डायग्राम बनाया, ज्यादा नहीं करा, एक पेज छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, आपको मैं अभी ये मृदभांड दिखाता हूं, देखो कितने अच्छे हैं और कितने जबरदस्त, कितने बढ़िया हैं। नाज अंसारी, जो आपका एनबीपीडब्ल्यू है वो आपका है जी आर शर्मा है, वो बीबी लाल मैंने गलती से बोल दिया था अभी, जी आर शर्मा है, बीबी लाल नहीं, जी आर शर्मा। ठीक है जी, जी आर शर्मा। ठीक है जी, यहां से अब पहले देखो एनपीडब्ल्यू। ठीक है जी, देखिए जो एनबीपीडब्ल्यू है ना आपका,
ये मृद भांड है एनपीडब्ल्यू, जो आपका उत्तरी काले चमकदार मृद भांड है। देखो कितने जबरदस्त है, कितने अच्छे हैं, देख रहे हैं आप? एक बार एक विजन क्लियर हो जाएगा आपका, देख लीजिए। ये आपका एनबीपीडब्ल्यू है, देखिए कटोरा बाउल है, और ये उत्तरी काले मृद भांड है। ठीक है जी। इनके रंग के आधार पर, आज ही कुछ रंग कुछ मिट्टी के हैं, कुछ अन्य पदार्थ को भी हैं, अलग अलग पदार्थ के बने हैं, अलग अलग मटेरियल के, कुछ मिट्टी के भी हैं। ठीक है जी। आगे देखिए, ये भी आपका एनबीपीडब्ल्यू है, देखो कितना अच्छा है, कितना सुंदर मृद भांड है। ठीक है जी। ये भी आपका, हाँ जी, ये बाउल है कटोरा। ठीक है जी। ये देखिए, ये कटोरा है एनबीपीडब्ल्यू, ये भी आपका एनबीपीडब्ल्यू है, आपका उत्तरी काले। अच्छा राहुल जी, और ये मेरी क्लास होगी, अब देखो सर कब लेते हैं, कल परसों जब भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी। ठीक है जी। देखो एनबीपीडब्ल्यू, ये उत्तरी काले चमक आपके मृद भांड है, और ये सबसे पहले ये आपके तक्षशिला से प्राप्त किए गए थे। ठीक है जी। देख रहे हो आप कितना सुंदर है, क्या कलाकारी थी इन लोगों की। उनके व्यापार का केंद्र जो था कौशाम्बी था, और कौशाम्बी का उत्खनन जो कराया था ना, वो जीआर शर्मा ने कराया। ठीक है जी। आगे देखिए, ये आपका पीजीडब्ल्यू है, यानी चित्रित धूसर मृद भांड, जो बरेली के अहिच्छत्र से मिले हैं। बीबी लाल के द्वारा इनकी खोज की गई थी। चित्रित धूसर, ये धूसर कलर का है। ठीक है जी। देखिए, ये आपका बीआरबीडब्ल्यू है, आपका काले और लाल मृद भांड, कितने सुंदर हैं। ये आपका काला कलर है, और ये आपका लाल टाइप कलर हुआ है, काले लाल मृद भांड। देखते हैं जी क्या शेड्यूल बैठता, बाकी डेली होगी मेरी, या फिर जब होगी संदीप सर की, नहीं होगी जब मेरी होगी, जब भी है। ठीक है जी। देखिए पीजीडब्ल्यू, ये आपका चित्रित धूसर है भी, देखो कितने सुंदर मृद भांड है, गजब एकदम, कितने अच्छे हैं ये, देखिए। ठीक है जी। ये आपका ओसीपी है, ओसीपी, ये ओसीपी है। यानी आपके गैरिक मृद भांड, जो सबसे पहले बंदायु बिसोली से मिले, फिर आपके राजपुरुषपुर से मिले, और इनका नामकरण हस्तिनापुर में किया गया था बीबी लाल के द्वारा 1950-51 में। देखना कितना अच्छा मृद भांड है, कलाकारी देखिए इन लोगों की। ठीक है जी। ये ओसीपी, टेलीग्राम पे चलो कर देंगे शेयर। ठीक है जी। बाकी देखिए बीआरडब्ल्यू, काले और लाल मृद भांड, जो यूपी के अंतरजी खेड़ा से मिले, यूपी के एटा से। ये काला कलर है यहां पर, ये लाल है। ठीक है जी। काले और लाल, क्या जबरदस्त तकनीक से बनाए गए थे। ठीक है जी। हाँ जी, जग की तरह है कुछ। ठीक है जी। ये आपका ओसीपी है, कितना सुंदर है ओसीपी भी, जो बिसोली पुरुषपुर राजपुरुष, आपका नामकरण हस्तिनापुर में किया गया इसका, ओसीपी। ठीक है जी। ये देखिए पीजीडब्ल्यू, एक बार फिर, पीजीडब्ल्यू। जी पूजा क्लास 12:30 पे स्टार्ट हुई थी जी, आधा घंटा हो गया। हाँ जी, ये सुराई की तरह है कुछ, ये जो बुजू होता है ना, बुजू किया जाता है उसकी तरह है ये। ठीक है जी। देखिए, देखिए क्या जबरदस्त है, मैं इनको शेयर करा दूंगा टेलीग्राम में। ठीक है। देखिए ओसीपी, सबसे अच्छा तो मुझे ये वाला लगता है इनका, एक तो ये जो आपका एनबीपीडब्ल्यू है, और आपका ये देखिए कितना जबरदस्त नक्काशी है, बीआरबीडब्ल्यू। हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू, वरना 11 बजे क्लास शुरू हो गई थी जी। अधिकतर यूपी से मिले हैं जी। हाँ जी, पीजीडब्ल्यू, ये रहा, ये एनबीपीडब्ल्यू है। ठीक है जी।
ये पीजीडब्ल्यू है। अब आपको समस्या नहीं होगी पीजीडब्ल्यू क्या है, एनबीपीडब्ल्यू क्या है, वरना बहुत दिक्कत करते हैं फुल फॉर्म ये। ठीक है जी, चलो अब इनसे संबंधित कुछ भाई फैक्ट लिखते हैं, कुछ इन मुख्य तथ्य लिखते हैं, कुछ पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, मृदभांड से संबंधित। ठीक है जी, चलो ये तो पहला डायग्राम के आधार पर हो गई। पहला पॉइंट लिखेंगे जी इसमें, लिखिए सर्वप्रथम एक व्यक्ति था फेलेंडर्स पैत्री। क्लास शुरू हुई थी जी 12:30 पर, 12:30 पर। ठीक है जी, तो एक व्यक्ति था फ्लेंडर्स पेत्री, तो उसके बारे में लिख रहा हूं, ब्रिटेन का था वो। लिखिए पूरा नाम लिख रहा हूं उसका, सर विलियम मैथ्यू फ्लेंडर्स पैत्री ने, आमतौर पर इसका इनाम मिलता है शॉर्ट में, सर्वप्रथम सर विलियम मैथ्यू फ्लेंडर्स पैत्री, चाहो तो लिख सकते हो ब्रिटेन का था, यहां पर ब्रिटिश था, एक फिरंगी था, ब्रिटिश पैत्री ने मृद भांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहा है। यह क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा भविष्य में भी, अगर यहां से क्वेश्चन उठता है। वर्णमाला कहा है, अब इस बात को समझिए, यहां से पूछ सकता है। ये इसी में लिखना है जी, अभी आपके मृदभांडी चल रहे हैं, वो मैंने आपको मृदभांड समझाए थे, एक डायग्राम टाइप बनाया था, वहां उसकी बेसिक बातें बताई थी कुछ। यहां पर मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि किस व्यक्ति ने मृदभांड को पुरातत्व की वर्णमाला कहा है, पुरातत्व की वर्णमाला, तो ये व्यक्ति थे फ्लेंडर्स पेत्री। देखो पुरातत्व पढ़ रहे हैं हम, पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ रहे हैं। पुरातत्व की वर्णमाला कैसे कहा है, जैसे आपने सुना होगा वर्णमाला कई सारे शब्दों को जोड़ती है ना, ऐसी जो आपके मृदभांड मिले हैं ये इतिहास को जोड़ते हुए चले गए हैं, काफी हद तक हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसने एक स्टेटमेंट दिया, इनको बोल दिया मृदभांडों को, पोट्री को पुरातत्व की वर्णमाला। पूछ सकता किसने कहा है, तो आपको बताना फ्लेंडर्स पैत्री कहां का था, ब्रिटेन का था, अंग्रेज था, ब्रिटिश था, फिरंगी था। ठीक है जी, पहला पॉइंट। तो आपका सोम कुमारी आपको इसी में लिखने मेरे भाई। ठीक है, मृदभांड में मृदभांड चलना है भी, तो इसी टॉपिक में हम दूसरा चलाएंगे, बताएंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे, मृद भांडों का प्रचलन नवपाषाण काल से माना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल वगैरह, आगे पढ़ेंगे। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई मृद भांडों का प्रचलन कब से माना जाता है, तो नवपाषाण काल से माना जाता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे पाषाण काल, पूरा पाषाण क्या था, मध्य पाषाण काल था, नवपाषाण काल, जिसको हम कृषि युग भी कहते हैं। इस काल में मनुष्य ने कई सारे नवीन परिवर्तन किए थे, आगे जानेंगे। ठीक है जी, तो मृद भांडों का प्रचलन नवपाषाण काल से माना जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में, भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया तो पता है ना आपको, ज्योग्राफी पढ़ोगे पता पड़ जाएगा, नहीं पता होगा तो। ठीक है जी, कौन सा क्षेत्र दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है, दक्षिण एशिया में सबसे प्राचीन, दक्षिण एशिया में सबसे प्राचीन मृद भांड का साक्ष्य लहुरा देव, नाम तो सुना होगा, यूपी, लहुरा देव से, जो आपका लहुरा देव उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरे भाई, संत कबीर नगर में, लहुरा देव से मिला है,
से मिला है। तो सबसे पहले जो हमको इनका साक्ष्य मिला सबसे प्राचीन, वो आपका यूपी के लहुरा देव से मिला, संत कबीर नगर में पड़ता। हो सकता है आप में से कोई वहां का हो, ठीक है जी, मैं भी हो सकता है आप में से कोई वहां का हो, संत कबीर नगर का, ठीक है जी। इसमें पॉइंट लिखना है, प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद, प्रयागराज, ठीक है जी। इसमें लिखेंगे प्रयागराज में स्थित चौपानी मांडो से भी, प्रयागराज में स्थित चौपानी मांडो से भी, चौपानी मांडो से भी, प्रयागराज में स्थित चौपानी मांडो से भी, चौपानी मांडो से भी, ठीक है जी। मृत भांडों के, मृत भांडों के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, ओके, प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, ठीक है जी, प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। अब देखो आप, इतना ही बहुत है मृत भांडों से संबंधित, ठीक है जी। ये 2-3 फैक्ट पूछ लेता है, 2-3 पॉइंट जो इनसे संबंधित है आपके मृत भांडों से। तो यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बताइए, 2 पॉइंट लिखूंगा। यहां तक किसी कोई समस्या जी? 2 पॉइंट लिखता हूं, लिखिए एनबीपीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू बुद्धकाल महाजनपद काल, आगे हम इनको पढ़ेंगे, बुद्धकाल महाजनपद काल, एनबीपीडब्ल्यू बुद्धकाल महाजनपद काल और मौर्य काल, और मौर्य काल से संबंधित मृत भांड पूछ सकता है, इसको कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये कि मौर्य काल में, आपका बुद्ध काल में, आपके महाजनपद काल में कौन से मृत भांड आपके प्रचलित थे? तो आपका एनबीपीडब्ल्यू, ठीक है जी, एनबीपीडब्ल्यू। हाँ जी, कोई समस्या है किसी को? समझ में आ रहा है जी? ये आया समझ में वाला पोर्शन जो हमने पढ़ा भी आपकी मृत भांड? क्लियर है भाई यहां तक? बताइए। हाँ जी, अरे बताओ भाई बच्चों, कमेंट करके। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ना शुभम, राज एंड ऑल ऑफ यू, बताइए सभी, फिर आगे चलते हैं जी। नॉट ऑल क्लियर? किसी कोई समस्या? बस समझ आना चाहिए, सबसे बढ़िया बात है, और समझ के साथ साथ आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। दीपक पटेल सीतापुर बोलो जी, क्लियर है? चलो जी, राहुल क्लियर? चलो अब एक बात और समझिए, जो हमने शुरुआती दौर में प्रातात्विक साक्ष्यों का, यानी आपका आर्कोलॉजिक जो हमारे सोर्सेस थे उनका डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम को हम चल रहे थे, हमने पहले अभिलेख देखे, फिर सिक्के देखे, आज मृत भांड देखे। उसमें फिर आपका चित्रकला और मूर्ति कला थी, और फिर आपका स्थापत्य कला थी। जो आपका चित्रकला और मूर्ति कला है और आपका स्थापत्य कला, वो शासक के अनुसार ही पढ़ेंगे, क्योंकि हर किसी के अलग अलग चित्रकला थी, अलग अलग स्थापत्य कला थी, तो उसके अनुसार ही पढ़ेंगे हम। यहां हम इसको कवर नहीं कर सकते, तो हमको सिस्टम से पढ़ना है। मान लो जैसे हमको मुगल काल पढ़ना है, तो मुगल काल की चित्रकला अलग पढ़ेंगे, पूरे मुगल काल की चित्रकला देखेंगे, ठीक है जी। दिल्ली सल्तनत की देखेंगे अलग,
अलग अलग चित्रकला देखेंगे, क्योंकि चित्रकला का हिसाब ऐसा है, कुछ शासक तो ऐसे हैं जिन्होंने चित्रकला को कोई खास तवज्जो नहीं दी, महत्व नहीं दी। कुछ काल ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा तवज्जो दी, तो उनको शासक के अनुसार देखेंगे, और उनका स्थापत्य, उनका निर्माण करे इसके अनुसार देखेंगे। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है ना? आगे चलते हैं अब। तो हमने जो एक डायग्राम बनाया था, पुरातात्विक साक्ष्य और आपका साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है जी। तो हम चलते हैं दोबारा से उसी को, फिर बना रहा हूं आपका साहित्यिक स्रोत को। साहित्यिक स्रोत दूसरी क्लास जिसने ली थी, पहली में तो मैंने इंट्रोडक्शन बताया, उसमें बताया था ये। अब मैं साहित्यिक स्रोत की बात करूंगा, एक डायग्राम फिर बनाने जा रहा हूं मैं साहित्यिक स्रोत के आधार पर। अब तक हमने जाना था भाई इसको पुरातात्विक स्रोत के आधार पर, जो इतिहास को जानने के सोर्सेस हैं। हम साहित्यिक की बात करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, फिर इसके अनुसार ही चलेंगे हम सोर्स में, ठीक है जी। हमको फिर, हाँ जी ना, जब साहित्यिक स्रोत चलेगा। अब तक हमने जाना पुरातात्विक साहित्य को, जो हमारे इतिहास को जानने के स्रोत हैं, उसमें हमने पुरातात्विक स्रोत जाने, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। उसमें आपके प्रमुख थे सिक्के जो हम पढ़ चुके हैं, उससे पहले हमने अभिलेख पढ़े थे, आज हमने मृदभंड पढ़े। बाकी आपकी मूर्तिकला, चित्रकला और जो स्थापत्य को शासक के अनुसार ही चलेंगे। काजल बताइए क्या रह गया? मैंने, तुम सुनते क्यों नहीं? एक बात बताओ, मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूं? मैं इतनी देर से ये कह रहा हूं कि भाई जो आपका चित्रकला और आपका मूर्तिकला और जो आपका स्थापत्य कला है, वो शासक के अनुसार ही पढ़ेंगे, यहां कवर नहीं कर पाएंगे हम। वो ना कि इस तरह से खिचड़ी पक जाती है ना, सारी खिचड़ी पक जाएगी। तो हमको सिस्टम से चलना है, ठीक है, सिस्टम से चलना है। मैंने वहां इसे लिखवाया था, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए मैंने आपको मेंशन करा दिया था। लेकिन चित्रकला, मूर्तिकला और आपका स्थापत्य कला हम यहां नहीं पढ़ेंगे, शासक के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो हम साहित्यिक स्रोत की तरफ चल रहे हैं आप। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, उसके अनुसार ही आपको चलना है। तो जो आपका साहित्यिक स्रोत है, इसमें धार्मिक ग्रंथ, तो इसमें हम, ठीक है जी, तो इसमें हम होंगे धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक साहित्य, धार्मिक ग्रंथ देखेंगे, ठीक है जी। हाँ जी नाज, यही आएंगे जी, बिल्कुल बता चुका हूं मैं दूसरी क्लास में, ठीक है। और धार्मिक ग्रंथ मेरे भाई क्या देखेंगे हम, एक बार फिर बता रहा हूं मैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, या ब्राह्मण साहित्य, कुछ भी कह दो। बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य, और आपके जैन साहित्य या जैन ग्रंथ, ठीक है जी। एक पोर्शन तो ये देखेंगे। जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें हम देखेंगे, जो चीजें पढ़ेंगे हम इसी डायग्राम के अनुसार चलेंगे, ठीक है जी। वेद जानेंगे, वेदों के बारे में जानेंगे, ठीक है जी। वेदों के ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण, इन ग्रंथ से संबंधित इनको जानेंगे। आरनायक जानेंगे, एक एक चीज का मतलब समझते हुए चलेंगे हम जब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यानी कि रट लिया बस, इनका मतलब भी पता होना चाहिए, मतलब क्या है इनका। रट्टा फेकेशन से कुछ नहीं होता, रट्टू तोता नहीं बनना, तुमको समझना उसके बाद रटना है बाद में, ठीक है जी। बाकी उपनिषद जानेंगे, इसमें उपनिषद क्या होता है इनके बारे में जानेंगे, जो क्वेश्चन से संबंधित है, जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। वेदांग जानेंगे, वेदांग के बारे में जानेंगे। पुराण जानेंगे, पुराणों के बारे में जानेंगे कि क्या है, ठीक है जी, पुराण जानेंगे। सूत्र जानेंगे कि सूत्र क्या है, सूत्र जानेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा महाकाव्य भी जानेंगे, जो हमारे मुख्य महाकाव्य हैं, रामायण महाभारत, महाकाव्य रामायण और महाभारत। थोड़ा थोड़ा जानेंगे, ज्यादा नहीं, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता इतना। महाभारत, लेकिन जो मतलब की चीजें वहां जानेंगे,
ठीक है जी। फिर हम धर्मशास्त्र जानेंगे। धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र में जानेंगे हम, इसमें सूत्र जानेंगे, सूत्र ग्रंथ क्या है। स्मृतियां जानेंगे, जैसे नारद स्मृति, मनुस्मृति, ये स्मृति, वो स्मृति, उनको जानेंगे। और जो उन पर टीकाएं, टीकाएं का जो टिप्पणी की गई, उनको जानेंगे कि किसने टिप्पणी की है। ठीक है जी। बाकी धार्मिक ग्रंथ में तो हो गए आपके। फिर लौकिक ग्रंथ जानेंगे। लौकिक का मतलब जो उस समय आम लोगों के बीच प्रचलन में थे या राजाओं के बीच प्रचलन में थे, लोक ग्रंथ बोलते थे उनको। लौकिक ग्रंथ या धर्मोत्तर, यानी धर्म से अलग साहित्य, धर्मोत्तर साहित्य। ठीक है। इसमें जैसे आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसको जानेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। बाकी इत्यादि अन्य भी जानेंगे। ठीक है जी, इनको जानेंगे। बाकी हम जानेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है जी। तो हम इसके अनुसार चलेंगे। जो आपका विदेशी यात्रियों का विवरण है, ठीक है, तो हमारा जो होगा ये डायग्राम होगा। ठीक है। जो बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ है, इनमें जानेंगे जो प्रमुख हैं, जैसे आपका त्रिपिटक है तथा अन्य ग्रंथ, तथा अन्य ग्रंथ। जैन साहित्य को ज्यादा नहीं जानेंगे, आपके लेवल पे इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसमें आपके सूत्र जानेंगे, उपांग जानेंगे, अंग जानेंगे, इनके उपांग, अंग, एक दो और देख लेंगे अन्य। ठीक है जी। तो हम इसके अनुसार चलेंगे जी, जो हमारा डायग्राम होगा। ठीक है जी। बाकी थोड़ा इसको डिटेल में बता देता हूं, इसकी बात कर लेते हैं, यहां से बहुत क्वेश्चन बनता है। विदेशी यात्रियों का विवरण। अब देखो, यदि हम विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करें जी, ठीक है, विदेशी यात्रियों का विवरण, तो इसमें हम देख सकते हैं जो विदेशी यात्रियों का विवरण है, इसमें हम जानेंगे, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे यूनानी या रोमन यात्री। ठीक है जी, यूनानी और रोमन यात्री। और जो यूनानी और रोमन यात्री हैं, इसको हम तीन भागों में बांटेंगे। यहां से क्वेश्चन बनता है, जैसे पहला, सिकंदर का आपने नाम सुना होगा। सिकंदर से पहले, यानी सिकंदर से पहले भारत में आए थे, पूछ लेता है इनमें से कौन सा सिकंदर के पास आया, साथ आया, या सिकंदर से पहले। फिर जानेंगे सिकंदर के साथ तीन आए थे, सिकंदर के साथ आने वाले, साथ आने वाले जानेंगे, आने वाले। और सिकंदर के बाद सिकंदर के बाद आने वाले, जैसे पूछ लेता है पहला यूनानी या रोमन यात्री कौन था। ठीक है। तो इसमें हम, जैसे यदि हम सिकंदर से पहले वालों की बात करें, इसमें हम जानेंगे, पता होगा आपको, तो इसमें हम जानेंगे स्काईलैक्स, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, सिकंदर से पहले के स्काईलैक्स। ठीक है जी। दूसरा हैकेटियस,
ये सिकंदर से पहले के थे। इसको जानेंगे, इतिहास का पापा जो है हेरोडोटस को जानेंगे। ठीक है जी। बाकी हम टेशियस को जानेंगे, ईरान का था इसके बारे में, टेशियस। ठीक है जी। बाकी सिकंदर के साथ आने वाले 3 थे, आपको पता है, इनको जानेंगे। पूछ लेता है सिकंदर के साथ कौन आया, इनमें से कौन नहीं आया था। जैसे निर्याक्स को जानेंगे, निर्याक्स को जानेंगे। आने सीक्रेटस को जानेंगे। अरिस्टोबुलस को जानेंगे। ठीक है जी, अरिस्टोबुलस को जानेंगे। तो 3 ये सिकंदर के साथ आए थे। बाकी सिकंदर के बाद के जानेंगे, जैसे डायनोसियस का नाम सुना होगा, डायनोसियस, मैगसनीस इत्यादि, इनको जानेंगे। ठीक है जी। तो इनको जानेंगे विदेशी यात्रियों के वर्णन में। ठीक है जी। बाकी चीनी यात्रियों को जान लेंगे, क्वेश्चन पूछता है यहां से भी। चीनी यात्री, यहां पर चीनी यात्री को जान लेंगे, चीनी यात्री। ठीक है, इनको भी जानेंगे। और बाकी अरबी, जो मुस्लिम यात्री थे, मुस्लिम यात्री, इनको जान लेंगे। जैसे सुलेमान हुआ, बहुत सारे हैं। ठीक है जी, इनको जान लेंगे। तो हमको इस डायग्राम के अनुसार चलना है। ठीक है। अगर चीनी यात्रियों की बात करूं, चलो 1-2 का नाम लिख देता हूं। जैसे फायान है, संगयुन है। नाम सुने आपने, नहीं सुने वाले जी? सुने हैं नाम? नाम सुने हैं? सुने तो होंगे, इनको जानेंगे हम। कमेंट भी कर दिया करो जनाब, सुने नाम नहीं सुने हैं। जैसे हिनसांग है, इत सिंह है, बहुत सारे हैं। ठीक है, हिनसांग, इत सिंह जी। यस सर, सुने ना ये नाम? इनको जानना हमको सही से, विस्तार से नहीं, जो एग्जाम के हिसाब से। ठीक है जी। जैसे इनमें एक मातवालिन है, इसके बाद मातवालिन, एक है चाओजू कुआ, चाओजू कुआ। ठीक है जी, इनको जानेंगे हम। बाकी अरबी में देख लेंगे, जैसे इवन खुर्दाब है, सुलेमान है, अल मसूदी है, अबू रेहान है, जिसको अब अल बरूनी कहते हैं, अबू रेहान या अल बरूनी। ठीक है जी, अल बरूनी। जहां से लगेगा कि इनके बारे में लिखवाना है, ठीक है, वरना एक लाइन में इनकी कहानी खत्म करते हुए चलेंगे। ठीक है जी। तो आपके साहित्य, जो आपका साहित्यिक स्रोत होंगे, ये होंगे। तो हम भैया इस डायग्राम के अनुसार चलेंगे, जो हम साहित्यिक स्रोत जानेंगे। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल ना, समझ में आएगा। एक चीज, मेरा प्रमुख उद्देश्य आपको समझाना है, रट तो आप बाद में लोगे यार। ठीक है भाई, आपको समझना है। ये क्या बस पढ़ते रहो, इधर से फायदा क्या होगा भाई? तो भैया साहित्यिक स्रोत ये है, इधर को कर देता हूं थोड़ा इसको। ठीक है जी। तो पहले धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, इनमें इसको 3 भागों में बांटा हमने, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। ठीक है जी।
थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। इसको 3 भागों में एक बार देख लेते हैं। जी बिल्कुल नाज। तो भैया ब्राह्मण ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ वेद जानेंगे, क्रम से चलना है बिल्कुल, हमको हमको बिल्कुल इसी क्रम से चलना है, इसी क्रम से समझना है। जी ट्विंकल धन्यवाद जी, बस आप ऐसी लाइव रहो और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है जी। तो भैया वेद पढ़ेंगे, वेद को सही से जानेंगे, वेद है क्या, नहीं कि बस यानी कि वेद लिखवा दिया चलो भाई, इनका पूरा बैकग्राउंड जानेंगे। फिर अपना ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद वगैरह पढ़ेंगे कि भाई आरण्यक हैं क्या, यानी कि बस खत्म करी कहानी की एक आरण्यक होता है। इनका बेस बताऊंगा, किस आधार पर कैसे लिखे गए, इनका कारण क्या था, किस जगह लिखे गए और का मुख्य फंडा क्या था लिखने का, ठीक है जी। आपके वेदांग है, पुराण है, सूत्र है, महाकाव्य रामायण महाभारत है, धर्मशास्त्र है, सूत्र साहित्य स्मृति, आपका बौद्ध ग्रंथ जानेंगे, जैन ग्रंथ जानेंगे, ठीक है जी। लौकिक साहित्य जानेंगे, कौटिल्य जानेंगे, कौटिल्य का शास्त्र इत्यादि जानेंगे इसमें, ठीक है जी। बाकी विदेशी यात्री जानेंगे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता, देखो क्वेश्चन कैसे बन जाता है, कभी कभी वहां दिक्कत होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए इनमें से सिकंदर से पहले कौन था, सिकंदर से पहले का। हाँ जी बिल्कुल, ये चाइनी अरबी लिखी है बिल्कुल। ये चीनी यात्री भारत को इंतु कहकर पुकारते थे, इंतु, इंतु, ये रहे, ठीक है जी। इनको लिखिए आप, चीनी यात्री, ठीक है जी। तो यहां पूछ सकता है कि सबसे पहला रोमन यात्री ज्ञात कौन सा है जो भारत में आया। बीपीएससी के लिए ट्विंकल, आप इसी को पढ़ लोगे ना इतिहास से, बीपीएससी में भी आपका बहुत फायदा देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बढ़िया। बीपीएससी में ज्यादा फैक्चुअल ज्यादा पूछता है, ठीक है जी। तो भैया स्काइलैक्स पहला व्यक्ति था जो सिकंदर से पहले, क्या बात करें, पहला यूनानी था इसका जो भारत पे आया था, स्काइलैक्स। हेक्टियस को जानेंगे, हेरोडोट्स को तो क्या थोड़ा जान चुके, जान टेसियस। सिकंदर के साथ आने वाले कौन थे, निर्याकास, आने आपका अरिस्टोबुलस, 3 थे सिकंदर के बाद आने वाले, ठीक है। तो हम जो अब साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे वो इसी डायग्राम के आधार पर पढ़ेंगे। आपको रिवीजन करना है और आज का काम आज ही खत्म करना है। तो समझ आ रहा है आपको, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई परेशानी इस सब्जेक्ट में, इतिहास में। अभी सोर्सेज चल रहे हैं। हाँ जी, वीडियो का तो भूत बना दोगे आप इनसे, वीडियो तो बहुत नॉर्मल एग्जाम है, भूत जानते हो ना, भूत बना दोगे यानी कि बढ़िया अच्छा कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी अच्छा एग्जाम दोगे ना, आप इसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, तो आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है जी। बाकी समझते हुए चलना, आपको समझना बहुत जरूरी है, समझने के बाद रटोगे तो बेटर है, पहले एकदम रटना नहीं है। और फैक्ट के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। फैक्ट के पीछे कब भागना है, जब का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिस व्यक्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर है, फैक्ट तो अपने आप कर लेगा, ठीक है जी। जैसे किसी ने फैक्ट पढ़ लिया कि भाई बताइए कि जो शिवाजी की जो सेना थी, जो पर्वतीय, इसको मवाली कहा जाता था, क्या कहा जाता मवाली, अरे उसका पता तो हो शिवाजी की पर्वतीय सेना क्या थी, क्या कहानी थी, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। फैक्ट तो फिर फैक्ट तो कुछ नहीं है, फैक्ट भी तो कॉन्सेप्ट से बनता है ना। यदि कोई व्यक्ति फैक्ट के पीछे भाग रहा, फैक्ट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, उसको दिक्कत होगी। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको जिंदगी में कोई फैक्ट में दिक्कत होगी नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। कोई समस्या तो बताइए। नो प्रॉब्लम, ऑल इज क्लियर, ठीक है। तो भाई पढ़ते रहो आप, ठीक है, मेहनत से आप पढ़ते रहें, इंटरेस्ट बनाए रखें सब्जेक्ट में, तो कोई समस्या नहीं होगी आपको। आपने चाहे कहीं भी पढ़ी हो इतिहास, किसी के पास ही पढ़ा उससे पहले, आपका विजन क्लियर होगा यहां पर जी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, सभी को नमस्कार।